हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आप एमएस एक्सेल में फंक्शंस का यूज करके लोन शीट बना सकते हो। तो सपोज करो कि आपको लोन का अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और आपको पीरियड ऑफ लोन दिया है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन से ऐसा कौन सा एक्सेल का फंक्शन है जिससे आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल सकते हो और अपना एक पूरा लोन का शेड्यूल या लोन शीट आप बना सकते हो, जिसमें आप हर एक इंस्टॉलमेंट में आपने कितना अमाउंट पे किया और कितना आपका लोन का क्लोजिंग बैलेंस बचा और कितने टाइम पीरियड में आपका लोन रीपे हो जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन लोन शीट का आप एक्सेल में कर सकते हो। तो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे कुछ मैंने रैंडम फिगर्स ले लिए। अमाउंट ऑफ लोन आपको दिया है 24 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। ठीक है, अब आप लास्ट क्लास में देखोगे जो हमने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किया था एक्सेल में, तो उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपको नंबर्स और ये अल्फाबेट्स जो हैं वो अलग अलग सेल में लिखने हैं। रीजन मैंने आपको उस क्लास में बताया था, तो वही चीज आपने यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, तो 12% पर एनम एक साथ नहीं लिखना है, 12% अलग, पर एनम अलग। पीरियड ऑफ लोन इज 5 ईयर्स, तो इसमें भी सेम देखो, 5 अलग से लिखा एंड ईयर्स अलग से लिखा। तो ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। अमाउंट ऑफ लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पीरियड ऑफ लोन दिया है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पीरियोडिसिटी लिखा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट, और नीचे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें हेडिंग्स हैं आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब ये जो हमने साइड में टेबल बनाया है छोटा सा, इसमें आप, ये है आपकी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब कि जैसे हमने डेप्रिसिएशन में जर्नलाइज शीट बनाई थी, उसी तरीके से लोन शीट में हमें जर्नलाइज शीट बनानी है। इसका मतलब अगर मुझे कैलकुलेशन करनी हो मंथली, तो फिर मुझे मंथली के लिए एक अलग से शेड्यूल ना बनाना पड़े, और अगर ईयरली करना हो, जैसे सपोज मैंने पहले मंथली के हिसाब से कर लिया कि अगर मैं जो पेमेंट है, मेरी जो इंस्टॉलमेंट है, वो हर महीने अगर मैं पे कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने लोन शीट बना ली। फिर अगर मुझे ईयरली निकालना हो, तो फिर मुझे दोबारे से पूरी लोन शीट ना बनानी पड़े। तो इसलिए हमने ये इसी शीट में, लोन शीट में हम ऐसी शीट बनाएंगे जहां पे अगर आपको मंथली निकालना हो तो उसके अकॉर्डिंग शीट हो जाए, अगर क्वार्टरली निकालना हो पूरी लोन शीट कि क्वार्टर में मतलब ईयर में आप, क्वार्टरली का मतलब कि ईयर में 4 बार आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। ये जो नंबर्स लिखे हैं ये आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो मंथली का मतलब कि आप हर महीने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो पूरे साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। क्वार्टरली का मतलब पूरे साल में 4 बार आपने इंस्टॉलमेंट, लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। हाफ ईयरली पूरे साल में 2 बार, एंड ईयरली मतलब हर साल आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो अगर आपको एक शीट बनानी है, एक ही लोन शीट में आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि अगर मंथली चाहिए हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाए, क्वार्टरली चाहिए हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाए। मतलब आपको बार बार शीट दूसरी ना बनानी पड़े कि मंथली के लिए पूरा कैलकुलेशन दोबारा से, ईयरली के लिए पूरा कैलकुलेशन दोबारा से। तो इसलिए हमने यहाँ पे पीरियोडिसिटी लिखा है। पीरियोडिसिटी का मतलब है मंथली के अकॉर्डिंग 12, क्वार्टरली के अकॉर्डिंग 4, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 2 इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाए, और ईयरली के अकॉर्डिंग 1। ठीक है, एक साल में तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है आपके 5 ईयर्स। ये आपका एक साल में कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें पीरियोडिसिटी दिखानी है। पीरियोडिसिटी मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में मैंने आपको ड्रॉप डाउन बनाना सिखाया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें आपका ये सारी पीरियोडिसिटी लिखी होगी। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट सेल, जहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो वो सेल सिलेक्ट किया, गो टू डेटा, देन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट किया, एंड देन सोर्स। अब सोर्स में
ईदर या तो हम टाइप कर सकते हैं मंथली कॉमा क्वार्टरली कॉमा हाफ ईयरली कॉमा ईयरली, या फिर हमारा टेबल बना ही हुआ है, इसमें से हम सिर्फ ये वाला पार्ट, पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट करना है हमें, सोर्स में सिर्फ ये जो पीरियोडिसिटी लिखी हुई है इसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन बन गया और पीरियोडिसिटी में हमारे ये 4 टर्म्स आ गई, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एंड ईयरली। ठीक है, इसका मतलब अब हम यहाँ पे जो भी पीरियोडिसिटी सिलेक्ट करेंगे लोन शीट हमारी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब इसके साथ वाले सेल में आपको क्या करना है कि सपोज कि यहाँ पे अगर मैं मंथली सिलेक्ट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ इसके साथ वाले सेल में 12 लिखा हुआ आ जाए, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट इसमें होंगी मंथली के केस में। अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली करती हूँ तो एक साल में क्वार्टरली के हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनती हैं 4, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। अगर हाफ ईयरली यहाँ पे सिलेक्ट करो तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाए। तो इस सेल में आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि यहाँ पे आप चेंजेस करो और उसकी करस्पॉन्डिंग एक साल में कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। तो ये हम फॉर्मूले सारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें जर्नलाइज शीट बनानी है, और जर्नलाइज शीट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में, कि गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी है, ये आपके पास एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, जब आप इनमें चेंजेस करो तो पूरी लोन शीट में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी चेंज करने पे यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आने चाहिए, यहाँ पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर आए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस टेबल में से। ठीक है, वी लुकअप का फंक्शन भी हम कर चुके हैं, हमने पेरोल वाले क्वेश्चन में वी लुकअप का फंक्शन किया था। तो इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट्स ओपन, सबसे पहले हम लिखते हैं लुकअप वैल्यू, यानी किस चीज को देख के आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस सेल में आपने देखना है वैल्यू। तो मुझे इस सेल में देखना है, इस सेल में अगर हाफ ईयरली लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आए, इस सेल में अगर ईयरली लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आए। ठीक है, तो आप इस सेल में देख रहे हो जो भी वैल्यू होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आए। तो लुकअप वैल्यू में ये सेल का रेफरेंस दे दिया, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे मतलब पूरा टेबल आपने सिलेक्ट करना है, तो ये पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इस केस में देखो, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमें ड्रैग तो करना नहीं है, तो इधर आपकी चॉइस है, आप इसको फिक्स भी कर सकते हो और फिक्स ना भी करो तो भी ठीक है, आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि हमें ड्रैग नहीं करना। फिक्स हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आपको ड्रैग करना होता है, तो यहाँ पे आप करो चाहे मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, तो पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि टेबल के किस कॉलम में से वैल्यू ढूंढनी है। तो ये टेबल जो है आपका 2 कॉलम का टेबल है, फर्स्ट कॉलम में आपकी पीरियोडिसिटी लिखी है और सेकंड कॉलम में आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखी है इन अ ईयर, एक साल में। तो आपको ये देखना है कि अगर मंथली है तो उसके आगे 12 लिखा हुआ है, तो आपको टेबल के सेकंड कॉलम में से वैल्यू ढूंढनी है। तो कॉमा 2 और कॉमा 0, ये मैंने आपको बताया था कॉमा 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि आंसर को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने लगाया इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, जिस सेल से वैल्यू देखनी है हमें उस सेल को, इस सेल का रेफरेंस दिया, इसमें हमें देखना है क्या लिखा हुआ है, कॉमा पूरा टेबल सिलेक्ट किया, कॉमा 2 सेकेंड कॉलम में से वैल्यू निकालनी है और कॉमा 0 आंसर को एक्यूरेट बनाने के लिए, एंटर किया। अब यहाँ पे हम चेंजेस करके देखते हैं। देखो मंथली में यहाँ पे 12 आ गया, क्वार्टरली में यहाँ पे 4 आ गया, और ध्यान रखना है ये एक साल की इंस्टॉलमेंट है और पीरियड ऑफ लोन हमारा 5 इयर्स है। हाफ ईयरली में आपका 2 आ गया एंड ईयरली में आपका 1 आ गया। ठीक है, अब हमें लेना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए लिखा है, अगर आपका यहाँ पे सपोज पीरियोडिसिटी ईयरली ही होता कि साल में आप एक बार पेमेंट कर रहे हो, तब तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम है तो यही रहता। लेकिन क्योंकि हम जर्नलाइज शीट बना रहे हैं और हमारी पीरियोडिसिटी जो है वो 4 हमारे पास ऑप्शंस है,
तो इसलिए हमें अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब मंथली हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मंथली में डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो भी पीरियोडिसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। हर बार तो हमें 12% नहीं लेना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, इक्वल्स टू जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल डिवाइड हो जाए पीरियोडिसिटी का जो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है इस वाले सेल में जो भी वैल्यू है उससे। ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिसिटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, अगर मैं इसको ईयरली करूं तब तो आप 12% ही लगाओगे क्योंकि 12% पर एनम है। लेकिन अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो तब तो आप 12% पर एनम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने तो 12% मंथली लगाना है इंटरेस्ट। तो आपने क्या किया, 12% को मंथली के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया कि हर महीने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन अ ईयर वाला सेल जो है उसका रेफरेंस दे दिया। इसी तरीके से आपकी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स होगी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपका डिवाइड हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कह लो, या फिर इसको आप इफेक्टिव पीरियड भी कह सकते हो, या फिर इसको आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम ईयरली की बात करें तो ईयरली में आप एक साल में एक बार आप पेमेंट कर रहे हो, तो टोटल पीरियड ऑफ लोन इज 5 ईयर्स। तो एक साल में एक बार आपने पेमेंट करी, तो 5 साल में कितनी बार पेमेंट करी, 5 बार। 5 ईयर 5 बार आपने कैसे निकाला, 5 into 1 कर दिया। इसी तरीके से अगर आपका हाफ ईयरली है, इसका मतलब एक साल में आप 2 बार पेमेंट कर रहे हो, तो 5 साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू जो आपका पीरियड ऑफ लोन है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पीरियोडिसिटी में, जितना एक साल में आपकी इंस्टॉलमेंट है, मतलब इस सेल में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आ जाए। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमने, ये दो हमारे जो सेल्स हैं ये हमने इंक्लूड क्यों किए, क्योंकि हमारी पीरियोडिसिटी में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस थे। अगर अलग अलग ऑप्शंस नहीं होते, सपोज ये टेबल ही नहीं होता, सिर्फ आपको ईयरली ही निकालना होता, तो हमें ये इफेक्टिव रेट या टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरे साल में 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है और पूरे साल में एक बार पेमेंट करनी है, तो 5 बार आपकी पेमेंट हो गई, इंस्टॉलमेंट आपकी 5 बार हो गई। लेकिन क्योंकि जर्नलाइज शीट है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हमें इफेक्टिव रेट इसके हिसाब से, पीरियोडिसिटी के हिसाब से, और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स पीरियोडिसिटी के हिसाब से निकालना पड़ा। तो ईयरली हमने किया तो रेट आपका उसके हिसाब से 12% आ गया, और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हो गई, 5 × 1। जब हमने मंथली किया तो रेट आपका डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 12, और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हो गई, एक साल में 12 पेमेंट्स, तो 5 ईयर्स में कितनी, 5 × 12 60। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी सारी जो पीरियोडिसिटी है बाकी में भी ऐसी तरीके से आ जाएगा। हाफ ईयरली में 10 आ गया और क्वार्टरली में आपका 20 आ गया। ओके, अब हम आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट में आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है कि हर साल जो आप पेमेंट कर रहे हो, इधर मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी आपकी पेमेंट हो रही है वो पेमेंट कितनी होगी, कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। अगर 24 लाख का लोन है और आपका अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इतनी है तो, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालने के लिए फंक्शन इज PMT। PMT stands for पेमेंट। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन
बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स। ठीक है, तो पीएमटी का मतलब है पेमेंट्स, और इस फंक्शन से आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालते हो। तो इक्वल्स टू पीएमटी किया, ब्रैकेट्स ओपन किया। ये ऑलरेडी आपसे पूछेगा कि क्या क्या चीजें फिल करनी है। सबसे पहले रेट, तो रेट का मतलब आपको ध्यान रखना है, एक बार इफेक्टिव रेट और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालने के बाद आपने इन्हीं का रेफरेंस देना है। तो रेट में आप ये वाला 12% नहीं लिखोगे, रेट मतलब इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट वाला सेल सिलेक्ट किया, मतलब जितना भी इफेक्टिव रेट हो, पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग आपका इफेक्टिव रेट चेंज होता जाएगा। तो इस सेल में जो भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट इज कॉमा करके हम नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट इज एनपीईआर। एनपीईआर इज नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। एन मतलब नंबर ऑफ, पीईआर मतलब पीरियड्स। तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स या फिर आपकी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो हमने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आपका अमाउंट ऑफ लोन, तो अमाउंट ऑफ लोन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट्स ओपन, रेट आपका इफेक्टिव रेट, एनपीईआर इज टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, एंड कॉमा करके प्रेजेंट वैल्यू इज अमाउंट ऑफ लोन। इसमें हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट में इसको ड्रैग तो करना नहीं है, तो हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करते भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू और टाइप जो है वो ब्रैकेट्स में है, वो ऑप्शनल है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव का मतलब है आउटफ्लो। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो होता है वो आपके पास से जा रहा है, पैसा जा रहा है आपके पास से, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू शो करता है कि ये आपके लिए आउटफ्लो है। ठीक है, तो ये जस्ट इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव मतलब जो आपको वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है वो माइनस में ना आए, रहेगा वो आउटफ्लो ही, लेकिन आपको माइनस में ना दिखे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने लिखा है उसके आगे माइनस लगा दोगे। ठीक है, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस आपका माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट्स ओपन इफेक्टिव रेट, कॉमा आपका टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, कॉमा माइनस फिर आपका अमाउंट ऑफ लोन। तो ये आ गया आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है, अब इस लोन शीट के क्वेश्चन को देखने से पहले आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जरूर देखोगे, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं जर्नलाइज शीट बनाने में। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया था कि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिशन करके आप कैसे जर्नलाइज शीट बना सकते हो। तो सेम चीज हम वो यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसलिए लोन शीट से पहले आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंस्टॉलमेंट नंबर, मतलब कितनी हमारी इंस्टॉलमेंट बनेंगी। तो 1 तो हमें टाइप करना है, सेकंड में हमें फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन में सीरियल नंबर में पीरियड में लिखा था या ईयर में लिखा था 2 फॉर्मूले से, उसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन प्रीवियस सेल, यानी इस सेल में जो भी वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन, किससे लेस देन, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स। और हर बार आपको इसी सेल का रेफरेंस देना है, तो इसको हमें करना है फिक्स। ठीक है, हम चाहते हैं ड्रैग करने पर भी ये वैल्यू, इस सेल का रेफरेंस जो है वो चेंज ना हो, तो इसीलिए इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पहले डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखा होगा। तो अगर डायरेक्टली इस पे आओगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पहले डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखना है, देन लोन शीट वाला। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन प्रीवियस सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो कम है, लेस देन है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट से, तो ट्रू वैल्यू विल बी, ट्रू वैल्यू क्या है, प्रीवियस सेल में जो भी वैल्यू है उसमें +1 हो जाए। अदरवाइज क्या हो, फॉल्स वैल्यू विल बी, सेल जो है वो ब्लैंक आ जाए। तो डबल कोट्स, ब्लैंक के लिए डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसको मैक्सिमम ड्रैग करना है। तो जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन में बताया था मैक्सिमम ड्रैग, उसी तरीके से आपने यहाँ पे मैक्सिमम ड्रैग करना है।
ठीक है। अब देखो हर जगह पे फॉर्मूला है लेकिन सेल ब्लैंक है, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लगा हुआ है सारे सेल्स में। तो अभी हमने यहाँ पे ईयरली सिलेक्ट किया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स 5 है, तो 5 तक नंबर्स आए, उसके बाद फॉर्मूला है लेकिन सेल ब्लैंक है। अब ये हम चेंज करके देखते हैं, अगर हम मंथली करें, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स है 60, तो 60 तक सीरियल नंबर आना चाहिए, 60 तक आया, उसके बाद फॉर्मूला है लेकिन सेल्स ब्लैंक है, कोई आपका एरर नहीं है। अगर हम करें क्वार्टरली तो 20 इंस्टॉलमेंट्स है, तो 20 सीरियल नंबर तक आ गया। देन हाफ ईयरली में आपकी 10, तो 10 तक आया, कोई एरर नहीं है। एंड देन ईयरली, ठीक है, ईयरली में 5 तक। तो प्रीवियस सेल में इक्वल्स टू इफ प्रीवियस सेल में जो भी वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, देन ट्रू वैल्यू विल बी प्रीवियस सेल में जो भी वैल्यू है उसमें +1 हो जाए, अदरवाइज आंसर विल बी ब्लैंक, और ब्लैंक सेल के लिए डबल कोट्स 2 बार। ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जितना भी आपका लोन का अमाउंट है, तो इक्वल्स टू सेल का रेफरेंस दिया, अमाउंट ऑफ लोन, और एंटर कर दिया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, ओपनिंग पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जर्नलाइज शीट बनानी है। अब जर्नलाइज शीट के लिए मैंने आपको डेप्रिसिएशन में बताया था, आपने क्या चेंज करना है फॉर्मूले में, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन, आपने इसका रेफरेंस देना है, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू ब्लैंक, देन आंसर, इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी आए, ब्लैंक आए। अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये वाला सेल भी ब्लैंक हो जाए, और ये सेल अगर ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तब क्या हो, ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट होता है वैसे कैलकुलेट हो जाए। कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो सेल है, हर बार आपको इसी सेल का रेफरेंस देना है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है। ड्रैग करने पे ये वाला जो सेल का आपने रेफरेंस दिया ये तो चेंज होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस वाला सेल भी चेंज होना चाहिए, लेकिन जो आपने इफेक्टिव रेट बोला है उसमें हमेशा यही सेल का रेफरेंस आना चाहिए। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड देन एंटर। तो ये आपका, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला जो पार्ट हम ऐड करते हैं, इतना पार्ट, ये आपका गार्बेज क्लीनिंग के लिए होता है, जर्नलाइज शीट बनाने के लिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको फिक्स कर देंगे, अगर यानी हमने गार्बेज क्लीनिंग के लिए फॉर्मूला नहीं लगाया इफ वाला, तो पहले में तो ठीक आ जाएगा, 5 तक भी ठीक आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ये आपका गलत आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि गार्बेज क्लीनिंग के साथ हमें चलना है। अभी यहाँ पे ओपनिंग नहीं है इसलिए कोई वैल्यू नहीं आई, लेकिन 5 तक तो वैल्यू आनी चाहिए, और उसके बाद तो ये सारे सेल में जो डैश डैश आ गया ये तो ब्लैंक आना चाहिए, लेकिन ये भी आ गया। ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको गार्बेज क्लीनिंग के लिए फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन दिस सेल इज इक्वल्स टू ब्लैंक, देन आंसर इज ब्लैंक, अदरवाइज आंसर इज ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको हम कर देंगे फिक्स। तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखो 5 तक आया, बस मतलब अभी ओपनिंग नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, तो 5 तक बस आपकी वैल्यूज आएंगी, उसके बाद सारा ब्लैंक हो गया। ठीक है, फॉर्मूला है लेकिन ब्लैंक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट हमने ये निकाला है, तो हर बार आपकी इंस्टॉलमेंट यही होगी, लेकिन हमें गार्बेज क्लीनिंग के साथ लगाना है, तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन दिस सेल इज इक्वल्स टू ब्लैंक,
देन आंसर इज ब्लैंक, अदरवाइज आंसर इज जो भी हमने इंस्टॉलमेंट निकाला है वो। ठीक है, और हर बार इसी सेल का रेफरेंस देना है, तो इसको हमने फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी हम इसको ड्रैग नहीं कर रहे हैं, एक साथ ही ड्रैग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक और तरीका अपना सकते हो कि अगर आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल रहे हो, आपको सीधा यहीं पे निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हो, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन दिस सेल is equals to blank, then answer is blank, otherwise answer is, otherwise आपका इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा, PMT ब्रैकेट्स ओपन रेट, मतलब जो फॉर्मूला आपने यहां लगाया था E8 वाले सेल में, वो आप डायरेक्टली यहां लगा दो, अगर आप ये अलग से नहीं निकाल रहे हो तो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अलग से निकालने से थोड़ा सा इजी हो जाता है फॉर्मूला, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हो। तो रेट की जगह आप इफेक्टिव रेट लिख दोगे। अब यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। देखो, यहाँ तो हमने फिक्स नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आप ड्रैग करोगे तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेमेंट्स, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू आपका अमाउंट ऑफ लोन, और इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये पीएमटी का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, और एक और ब्रैकेट क्लोज, ये इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो आंसर देखो सेम आया है 6657,800। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ये निकालने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जब आप पीएमटी में अंदर वैल्यूज डालोगे, सेल का रेफरेंस दोगे, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप लिखते हो तो फिक्स करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको दो तरीके बता दिए। हम तो इजी तरीका जो है वो ही फॉलो करते हैं। तो दिस सेल इज इक्वल्स टू ब्लैंक, देन आंसर इज ब्लैंक, अदरवाइज आंसर इज दिस सेल। ठीक है, और इस सेल को हमने कर दिया फिक्स। तो आप बच्चे वैसे भी इजी तरीका ही ढूंढते हैं कि कहाँ कितना शॉर्टकट हम मार सकते हैं और कितना इजी आपके लिए हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली चीज, ये फॉर्मूला फॉलो करना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ये हमने इंस्टॉलमेंट निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो वो हम माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए फॉर्मूला इज ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, लेकिन हमें फॉर्मूला लगाना है विद गार्बेज क्लीनिंग। ठीक है, तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन दिस सेल is equals to blank, then answer is blank, otherwise answer is opening plus interest minus installment, bracket close and then enter। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, यानी सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा ये वाला अमाउंट। तो यहाँ पे भी हमें सेम गार्बेज क्लीनिंग के साथ इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट्स ओपन दिस सेल is equals to blank, then answer is blank। अब इसमें भी ध्यान रखना, ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन में भी बताया कि ये वन वाला नहीं सिलेक्ट करना, करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये सेल ब्लैंक है तो आंसर भी ब्लैंक आए, अदरवाइज आंसर क्या है, क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अगर डेप्रिसिएशन आपने क्वेश्चन देखा है इससे पहले वाली क्लास का, लोन शीट से पहले, तो इस लोन शीट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा इससे थोड़ा सा समझने में। ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन वाला पहले देखोगे। तो यहाँ पे हमने अब आपको ड्रैग करना है। ठीक है, तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन में करा था उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस हम सेकंड से ड्रैग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो मेन आपका सेकंड में है। फर्स्ट में तो हमने जस्ट सेल का रेफरेंस दिया है, इस वाले सेल का। ठीक है, तो आपको सेकंड से ड्रैग करना है, इंस्टॉलमेंट नंबर और ओपनिंग बैलेंस सेकंड से ड्रैग करना है, और बाकी सारे जो है इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग वो आपको फर्स्ट से ड्रैग करना है।
तो ये और मैक्सिमम ड्रैगिंग करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस हमने सेकंड से ड्रैग कर दिया, इंटरेस्ट हमने ड्रैग किया, मैक्सिमम आपको ड्रैग करना है, ठीक है, एंड देन इंस्टॉलमेंट। एक बार हम रेंज दे चुके हैं तो ऑटोमेटिकली इसने रेंज ले लिया, देन क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपका लोन शीट का शेड्यूल बन गया। देखो एंड में 5th ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस इज 0, मतलब आपका लोन जो है वो पूरा रीपे हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चेंजेस करो, मंथली अगर हम करेंगे तो पूरा शीट जो है आपकी वो मंथली के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और बाकी सेल्स में भी जो है वो फॉर्मूला, देखो हर जगह फॉर्मूला है लेकिन सेल ब्लैंक है, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। तो ये आपकी जर्नलाइज शीट बन गई लोन की। क्वार्टरली करेंगे तो सारा क्वार्टरली के अकॉर्डिंग, देन हाफ ईयरली, ईयरली हो गया, देन हाफ ईयरली, और ये आपका हाफ ईयरली हो गया, ठीक है। और हर किसी के एंड में लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 हो गया। इसका मतलब है आपका पूरा लोन जो है वो रीपे हो गया है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपकी आज की क्लास में हमने लोन शीट पूरा कवर किया कि कैसे आप लोन शीट की जर्नलाइज शीट बना सकते हो। लोन डिटेल्स अगर आपको दी हैं तो इस गिवन इंफॉर्मेशन में थोड़े से चेंजेस करके आप कुछ भी चेंजेस करो, इवन पीरियड ऑफ लोन भी अगर आप चेंज कर दो तो पूरा शेड्यूल जो है वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका इफेक्टिव रेट हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट चेंज हो गई, लोन का अमाउंट भी आप चेंज कर दो अगर, तो पूरा शेड्यूल आपका उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है, विदाउट एनी गार्बेज वैल्यू। तो दिस इज जर्नलाइज शीट ऑफ लोन। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी के कंसेप्ट कुछ है एक्सेल में जो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।